मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। जी बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर। जी बच्चों, अभी तक जो पढ़ा है सबको क्लियर है?
जी सर। बाबर अली, आपको आवाज़ आ रही है बच्चे? जी सर, आ रही है। जी बच्चे, क्लियर है एलिसिटेशन टेक्निक? जी सर, काफी हद तक। ओके जी बच्चे, हैंड रेज किए किसी बच्चे ने? यस सर। सर प्रोटोटाइपिंग की टाइप्स में मुझे कन्फ्यूजन है। बच्चे क्या कंफ्यूजन है उसमें? सर वो जो आप बोल रहे थे ना, और वो जो टेक्स्ट लिखा था वो मुझे मतलब कंफ्यूज हो गया। जो आप मतलब बस दोनों क्लियर कर दें। कौन सा बच्चे, आप ये वाली टेक्निक्स बात कर रही हो? ये दो टाइप्स की बात कर रही हो? यस सर, यस सर, क्या यस। समझ नहीं आया बच्चे की? समझ क्या है आप वो बता दें जरा। सर थ्रो अवे में हम साथ साथ उनसे पूछ पूछ के करते रहते हैं, ठीक है? जी बच्चे। तो फिर तो सब कुछ सही होना चाहिए ना, उसी को लेके हमें चलना चाहिए। बच्चे इसमें ये होता है कि जब डिज़ाइन इसमें आगे हम क्या करते हैं, एक फुल फ्लैश सिस्टम साथ क्रिएट नहीं कर रहे होते। हम जस्ट एक डमी सिस्टम क्रिएट कर रहे होते हैं जिसमें इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही होती है और डिज़ाइन भी हो रहा होता है। अब हो सकता है कि जो थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग उन्होंने बनाई थी उनमें डिज़ाइन कुछ साथ साथ नहीं कर रहे थे, जस्ट वो फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर रहे थे। लेट्स सपोज आपने कुछ वेबसाइट्स और कुछ सिस्टम देखे होंगे, उनमें बटन्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट फील्ड होती हैं। उन्होंने एक फॉर्मल वे में टेक्स्ट फील्ड्स और बटन्स और जो भी उनकी फंक्शनैलिटीज़ थी वो तो परफॉर्म हो रही थी, लेकिन जो इंटरफेस था, चीज़ों को अरेंज करना था, वो एक फॉर्मल वे में नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने जस्ट क्या किया है कि एक सैंपल बनाते गए। जस्ट उन्होंने एक काम उनका चल रहा था कि यूज़र बस बताता रहे कि हाँ जी यही काम होना है या इससे थोड़ा सा अगेंस्ट होना है या चेंज होना है, कि जस्ट वो एक फॉर्मल वे में लेके नहीं चल रहे थे। लेकिन हो सकता है कि जब एवोल्यूशनरी कर रहे हो तो वो साथ साथ ही एक फॉर्मल मॉडल बना रहे हो, एक वैलिड, साथ साथ उसका इंटरफेस भी डिज़ाइन कर रहे हो, कलर स्कीम भी लगा रहे हो, उसमें कॉपीराइट्स वाला भी सारा काम कर रहे हो, उसमें वो साथ कनेक्टिविटी भी डेटाबेस से कर रहे हो, तो वो एक फुल फ्लैश सिस्टम साथ साथ ही बना रहे होंगे। तो साथ साथ ही वो पूरे के पूरे सिस्टम को फॉर्मल वे में लेके चल रहे होंगे। लेकिन थ्रो अवे में ये हो सकता है कि वो एक फॉर्मल वे में नहीं चल रहे थे, जस्ट फंक्शनैलिटीज ऐड कर रहे थे। फंक्शनैलिटीज ऐड करने का मतलब ये है कि जस्ट उनके प्रोसेसेस अप्लाई हो रहे थे, लेकिन उनके जो वो हैं क्या कहते हैं, वो फॉर्मल वे में अपना वो सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर रहे थे। क्लियर है बच्चे? ओके सर। जी तो सीख बच्चे। सर अगर वो साथ साथ ही कंप्लीट कर रहे हैं इसके टास्क सारे इसके क्लाइंट के मुताबिक, तो जी सर ये बच्चे। एंड पे अगर वो कहे भी ये और रिक्वायरमेंट्स चेंजेस करनी है, तो ये मतलब ये मैंने ऐसे नहीं कहा था, ये ऐसे कहा था, फिर वो पूरा सिस्टम से डिस्टर्ब हो जाएगा एवोल्यूशनरी में। नहीं बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर कर रहे हैं कि हम वो कुछ रिक्वायरमेंट्स देता है, हम उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है, हमारा मतलब उसके साथ एग्रीमेंट हो गया कि यहाँ तक आप सेटिस्फाई हो। अब नेक्स्ट वो रिक्वायरमेंट्स देगा, कुछ रिक्वायरमेंट्स देगा, फिर उसके अगेंस्ट हम उन्हें अपने सिस्टम में एडअप करेंगे और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को चेक चेक कराएंगे। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारा उसके साथ एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि यहाँ तक आपने कहा है क्लियर है। तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि एट द एंड वो जाके वो हमारा उसके साथ एग्रीमेंट भी तो साथ साथ हो रहा है ना डॉक्यूमेंटेशन में। ओके सर, समझ आ गई। जी बस, तो ये हमारी थी रिसिटेशन टेक्निक कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब हम रिक्वायरमेंट्स हम गैदर कर रहे होते हैं तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का होता है कि जी हमने रिक्वायरमेंट्स तो गैदर कर ली हैं, अब जो गैदर हो चुकी हैं उनका क्या करना है, हमने एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है कि आपने ये देखना है कि हमारे पास लेट्स सपोज कुछ 100 रिक्वायरमेंट्स यूज़र दे देता है, 200 रिक्वायरमेंट्स दे देता है। अब आपने वन बाय वन रिक्वायरमेंट को देखना है, उस पर एनालिसिस करना है, क्या ये रिक्वायरमेंट फिजिबल भी हैं, क्या इनमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आ रही, क्या इनमें इनकन्सिस्टेंसीज तो नहीं आ रही, क्या इनमें कुछ चीज़ इनकम्प्लीट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन देखते जाओगे और एनालिसिस करते जाओगे हर रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो अब जो हमारा फेज स्टार्ट हुआ है, अब हमारा फेज कौन सा स्टार्ट हुआ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। गैदर तो कर लिए, यूज़र से ले लिए, अब हम उन्हें क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो जब हम एनालाइज करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें डिस्कवर करते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उनमें इनकम्प्लीटनेस तो नहीं है, इनकन्सिस्टेंसीज तो नहीं है,
और जो भी इनमें प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और डिस्कवर करने के बाद उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो रिजॉल्व करते हैं, तो रिजॉल्व करने के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, निगोशिएशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एनालिसिस इज इंटरलीव्ड विद एलिसिटेशन एज प्रॉब्लम आर डिस्कवर्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर एलिसिटेड। अब इसमें क्या हो रहा है, है कि ऐसे नहीं हो रहा होता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन का फुल फ्लेज एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो उसके बाद हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस और क्या करेंगे, निगोशिएशन करेंगे। ये प्रोसेस साथ साथ पैरेलल वे में चल रहा होता है कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, साथ हम उनका एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस करने के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन में चला जाता है और टेस्टिंग होती रहती है। तो ये फेज़ हमारा पैरेलल में चलता है। कुछ रिक्वायरमेंट्स आ गई, उन्हें एनालाइज कर लिया, फिर रिक्वायरमेंट्स आ गई, उन्हें एनालाइज कर लिया, तो ये इंटरलीव्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। A problem checklist may be used to spot analysis each requirement may be assessed against the checklist, कि हम कुछ चेकलिस्ट बना लेते हैं जिसे यूज़ करते हुए हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, उन पे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। वो चेकलिस्ट क्या है कि ये हमारे पास कुछ चेकलिस्ट है, ये 8 चेकलिस्ट है। हमने ये एक चेकलिस्ट बना ली है। अब हम हर रिक्वायरमेंट्स पे जाके इन चेकलिस्ट को देखेंगे कि ये चेकलिस्ट अप्लाई हो रही हैं या ये क्या कर रही हैं, ये अप्लाई नहीं हो रही। तो सबसे पहले चेकलिस्ट आप क्या रिक्वायरमेंट पे देखोगे, प्री मेच्योर डिज़ाइन देखोगे। तो क्या आप देखोगे कि रिक्वायरमेंट इतनी मेच्योर तो नहीं हो चुकी, इतनी मेच्योर तो नहीं हो चुकी कि आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइन भी ले आए हो। कि रिक्वायरमेंट्स तो जस्ट क्या होती हैं कि यूज़र ने जो हमसे काम करवाना होता है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं, और साथ साथ अगर हम ये भी कह दें कि उसमें हम ये लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उसमें ये इस तरह डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी होने के बाद इस तरह टेबल्स क्रिएट होंगे, और सारा कुछ आप इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लोगे, और साथ साथ वो भी उसका सोल्यूशन भी देते जाओगे और सोल्यूशन भी सोचते जाओगे, तो ये एक प्री मेच्योर डिज़ाइन होगा। तो प्री मेच्योर डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, जस्ट आपका कंसर्न रिक्वायरमेंट के ऊपर होना चाहिए, उसके सोल्यूशन तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंबाइंड रिक्वायरमेंट्स, ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ 3 से 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने उसे एज अ वन रिक्वायरमेंट ही नोट डाउन किया हुआ है कि एक्चुअली में तो वो 3 से 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जब हमने लिखी तो हमने उसे एज अ वन रिक्वायरमेंट ही कंसीडर किया है, लेकिन वो आगे फर्दर उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, सब रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स आपके पास जो एक रिक्वायरमेंट है वो एक ही होनी चाहिए, सेकंड रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को आपने एक ही रिक्वायरमेंट में ग्रुप किया हो, तो कंबाइंड रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। इज द रिक्वायरमेंट गोल्ड प्लेटिंग, ऐसा तो नहीं है कि यूज़र से जब हमने रिक्वायरमेंट्स बताई तो यूज़र ने रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट बता दी जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। लेट्स सपोज कि यूज़र चाहता है कि जब मैं सिस्टम को लॉगिन करूं, जो तो ऑथेंटिकेशन हो रही है यूज़र की, वो फेस रिकग्निशन मैकेनिज्म भी यूज़ हो, वो थंब सिस्टम भी यूज़ हो, वो उसका आईडी भी यूज़ हो, वो उसका पासवर्ड भी यूज़ हो। तो लेकिन अब ये तो बहुत बड़े इंटरप्राइज सिस्टम जहाँ पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए, वहाँ पे जाके ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन लेट्स सपोज किसी यूनिवर्सिटी का सिस्टम भी बनाने जा रहे हो, तो वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं हो सकती, हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है यूज़र ने कहीं और कहीं से देख लिया तो उसने कह दिया यही मेरी रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो ज़रूरी भी है? तो आप इसमें ये देखोगे कि वो अननेसेसरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है जो गैदर की है, तो अननेसेसरी होगी तो आप उसे निकाल लोगे उसमें से। और फोर्थ आपके पास जो चेक लिस्ट है वो क्या है, यूज़ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड हार्डवेयर। कि नॉन स्टैंडर्ड हार्डवेयर तो यूज़ नहीं हो रहा, कि वो ऑब्सोलीट हो चुका है, या वो हम वो उस पर कंपेटिबल ही नहीं होगा, जो उसने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, जो सिस्टम बताया है, अगर वो उसके साथ कंपेटिबल ही नहीं होगा तो वो हार्डवेयर उसके साथ कैसे चलेगा। तो ये चीज़ें भी हमने इसमें से पॉइंट आउट करनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास चेकलिस्ट आ जाती है, कन्फर्मेंट्स विद बिजनेस गोल्स आ जाते हैं। कि सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट्स तो गैदर कर ली हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली हैं, ऐसा तो नहीं है ऐसा तो नहीं है कि आपने यूज़र से रिक्वायरमेंट, स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स। पहले क्या होता है कि जब आपसे एक कंपनी आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन आती है एक सिस्टम बनवाने के लिए, तो वो अपने पहले बेसिक गोल बताती है। बेसिक गोल क्या बताती है
बेसिक गोल ये बताता है कि हमने ये सिस्टम बनाना है, इस प्रोसेसेस को अप्लाई करना है, ये हमारे पास प्रोसेसेस होंगे। पहले पर मैनेजमेंट आके आपको एक कंप्लीट बताता है कि हमारी एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आप स्टेक होल्डर से इंटरव्यूज करके डिफरेंट टेक्निक यूज करके रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो, तो आप देखते हो कि एक्चुअली में जो बिजनेस का गोल है जिसके लिए एंटरप्राइज सिस्टम बनाने जा रहे हैं, क्या ये जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं इनके दरमियान कंट्राडिक्शन तो नहीं है। हो सकता है कि जो ओवरऑल बिजनेस का नीड है उसमें तो ये चीज़ें है ही नहीं जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं। तो आपने उन दोनों को भी मैच करना है कि जो एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन हमसे रिक्वायरमेंट्स जो हमसे काम लेना चाह रही है, ये रिक्वायरमेंट्स उसके अगेंस्ट ही गैदर हुई हैं कि एवं ये इधर उधर से रिक्वायरमेंट्स पकड़ के हमने डाल ली हैं, स्टेक होल्डर ने हमने बताई हैं तो हमने लिख ली हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स एम्बिगुइटी आ जाती है। क्या रिक्वायरमेंट्स एम्बिगुअस तो नहीं है कि आप एक रिक्वायरमेंट को पढ़ रहे हो और उसके डिफरेंट मीनिंग पढ़ रहे हैं। एक अगर पर्सन एक्स पढ़ रहा है तो वो उसका डिफरेंट मीनिंग ले रहा है, पर्सन वाई पढ़ रहा है तो वो उसका एक डिफरेंट मीनिंग ले रहा है। तो एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए कि जो भी उस रिक्वायरमेंट को पढ़े उसका एक सेम मीनिंग ही बनता हो। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स रियलिज्म आनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए कि वो ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो जो फिजिबली ना इम्प्लीमेंट करना है, वो या उसका बजट बहुत ज़्यादा हो या वो जो हम जो जिस सिस्टम में बना रहे हैं उसमें वो फिजिबली ना हो। तो जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए रियलिस्टिक होनी चाहिए, रियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो आपके पास इम्प्लीमेंट भी हो सके। एमी हवा में या वो रिक्वायरमेंट्स ना हो कि जो हवा में बस बातें छोड़ी हैं और बता दिए कि ये बना दो, उसका कोई लिंक भी होना चाहिए आपके सिस्टम के साथ। और जो आपके पास लास्ट चेकलिस्ट है जो आप यूज़ करते हो रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए, वो है आपके पास रिक्वायरमेंट्स टेस्टेबिलिटी है। कि अब आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स इस तरह लिखी हों कि उन्हें टेस्ट भी किया जा सके। कैसे टेस्ट किया जा सके? हो सकता है कि उस पर एक लाइन लिखी हो कि सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो। अब सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम हो सकता है कि मैं टेस्ट करने बैठा हूँ तो आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो 5 सेकंड में आ रही है, मेरे हिसाब से ये रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है। एक पर्सन वाई बैठा है, वो उसे टेस्ट करता है तो वो कहता है उधर लाइन के लिखी हुई थी सिस्टम शुड हैव अ गुड रिस्पॉन्स टाइम। अब उसके उसके अकॉर्डिंग उसके माइंड के अकॉर्डिंग वो कहता है कि 10 सेकंड के बाद आउटपुट आ रही है तो इट मीन्स ये एक अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है। तो कहीं पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताया कि कितने सेकंड उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स टाइम कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसी रिक्वायरमेंट लिखनी है जिन्हें देखते हुए टेस्ट भी हम कर सकें। तो अगर मैं यही एग्जांपल आपको बताऊं कि सिस्टम शुड हैव अ गुड रिस्पॉन्स टाइम, तो अब इसका क्या है कि जितने भी टेस्ट करेंगे जितना भी आउटपुट आएगा अगर उनके माइंड के अकॉर्डिंग वो एक अच्छा रिस्पॉन्स टाइम होगा तो वो टेस्ट को क्लियर कर देंगे। लेकिन जब हम रियल में देखेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम 2 सेकंड होना चाहिए, अगर इससे अबव हो जाएगा तो वो एक अच्छा सिस्टम नहीं होगा। तो इसलिए रिक्वायरमेंट ऐसी लिखी जाए कि उन्हें देखते हुए बाद में टेस्ट भी किया जाए। और जिस तरह भी एग्जांपल ली है कि रिस्पांस टाइम की, तो उसमें आपको मेंशन हो कि 5 सेकंड इज़ अ गुड रिस्पांस टाइम, 2 सेकंड इज़ अ गुड रिस्पांस टाइम, तो रिस्पांस टाइम साथ में मेंशन भी किया हो। तो ये हमारे पास कुछ चेकलिस्ट थी जिन्हें देखते हुए हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स यूज़र से गैदर की होती हैं उन पे एनालिसिस करते हैं। और ये कुछ बेसिक्स चेकलिस्ट आप हर रिक्वायरमेंट्स पे देखते हो कि इनमें से कुछ क्या ये फुलफिल हो रही हैं या फुलफिल नहीं हो रही। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट्स इंटरेक्शंस का कॉन्सेप्ट। रिक्वायरमेंट्स इंटरेक्शन में क्या होता है कि हो सकता है कि हमारे पास 100 रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें से 100 में से कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो सकती हैं जो एक रिक्वायरमेंट डिपेंड करती हो किसी दूसरे रिक्वायरमेंट पे, या किसी दूसरी रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करती हो किसी थर्ड रिक्वायरमेंट पे। तो हो सकता है कि डिपेंडेबिलिटी इश्यूज आ जाए कि हमने हमारे पास 100 रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। तो हमें अगर हम एक रिक्वायरमेंट को चेंज करेंगे तो जो उस पर डिपेंड करी होगी रिक्वायरमेंट उसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिक्वायरमेंट्स इंटरेक्शन के। डिपेंडेबिलिटी का इशू आ जाता है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट किसी दूसरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रही है तो अगर एक रिक्वायरमेंट को अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरी रिक्वायरमेंट को भी ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए a very important objective of requirements analysis is to discover the interactions, कि उनका इंटरेक्शन डिस्कवर करेंगे between requirements
एंड टू हाईलाइट रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ओवरलैप्स, कि कुछ रिक्वायरमेंट्स उसमें ओवरलैप कर रही होंगी, कुछ में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, तो आप उसे आइडेंटिफाई करोगे। रिक्वायरमेंट्स इंटरेक्शन मैट्रिक्स शो हाउ रिक्वायरमेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, हम इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिससे देखते हुए हमें पता लगेगा कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं। रिक्वायरमेंट्स आर लिस्टेड अलोंग द रोज एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपको भी पता होगा कि जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होती हैं, मतलब एक टेबल होता है। तो इसमें जहाँ पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा तो हम उसमें टेबल की जगह 1 लिख देंगे। जहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स ओवरलैप कर रही होंगी, एक रिक्वायरमेंट दूसरे से ओवरलैप कर रही होगी, वहाँ पे हम 1000 लिख देंगे। जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स इंडिपेंडेंट होंगी वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब ये कुछ की वैल्यूज हैं, ये आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हो, अपनी मर्जी से भी कुछ भी इन्हें वैल्यूज दे सकते हो, वैल्यूज असाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने जो वैल्यूज ली हैं, अगर एक रिक्वायरमेंट के दूसरे रिक्वायरमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, तो हम वहाँ पे 1 लिखेंगे। अगर एक एक आपके पास रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ ओवरलैपिंग हो रही है तो हम वहाँ पे 1000 लिखेंगे, और अगर वो हर रिक्वायरमेंट दूसरे रिक्वायरमेंट किसी पे डिपेंड नहीं कर रही तो हम वहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक रोज और कॉलम्स आ रहे हैं जिसमें यहाँ पे एक्टिविटीज है। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब R1 और R1 एक दूसरे के साथ इनका कोई लिंक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। फिर R1 और R2 का भी कोई लिंक नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं, क्योंकि हमने कहा है कि 0 तब आएगा जब वो एक्टिविटी इंडिपेंडेंट होगी। और जब R1 और R3, मतलब R1 रिक्वायरमेंट और R3 रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट हमने क्या लिखा है, 1000 लिखा है, तो इट मीन्स R1 और R3 का आपस में कोई इंट्रैक्शन बनती है, और वो इंट्रैक्शन क्या है कि वो ओवरलैप कर रही हैं। R1 और R3 आपस में क्या हो रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। इसी तरह रिक्वायरमेंट 5 और रिक्वायरमेंट 4 को देखेंगे तो रिक्वायरमेंट 5 और रिक्वायरमेंट 4 का रिलेशन क्या है कि वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, दोनों में कन्फ्लिक्ट आ रहा है दोनों में। अगर रिक्वायरमेंट 5 को देखेंगे और अगर रिक्वायरमेंट 4 को देखेंगे तो इनमें कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ये हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। इस मैट्रिक्स को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने एनालिसिस को जिसमें कन्फ्लिक्ट आ रहा है या ओवरलैपिंग हो रही है उन्हें हम चेंज कर सकते हैं और निगोशिएशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जी सर। ओके बच्चे, आज के लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम निगोशिएशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे कि हम एनालिसिस के बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें अगर कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो निगोशिएशन कैसे होती है। तो अब आप लोग चैट में अपनी अटेंडेंस सेंड कर दो और उसके बाद हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। जी बच्चों, सबकी अटेंडेंस होगी है? ओके बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।